हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। ये क्लास 10 साइंस का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग साइंस के बहुत ज्यादा जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज आप लोग लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। जैसा कि पहला प्रश्न देखो, ये पहले चैप्टर का सबसे वीआईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और मैं अब यहां देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर आपको निशान लगाना है। जैसे आपसे पूछ रहा है कि जो आपका लौह चूर्ण है, जो आपका एक लोहे का चूर्ण है, अगर हम उस पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें, जैसे आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, HCl जिसे कहा जाता है, डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर जांच आपको करना है, सही उत्तर पर निशान लगाना है। यहां हमारा ए नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। बी ऑप्शन है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। सी नंबर ऑप्शन है कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है। डी नंबर ऑप्शन है आयरन लवण एवं जल बनता है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि यहां आपका लोहे का चूर्ण यानी कि Fe है और HCl है, तो यहां हमारा जो है ना हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड बनेगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है और काफी आसान क्वेश्चन है, याद कर लेना क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो 100% बोर्ड परीक्षा में आने का चांस है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ओके, तो ये आपका है पहला प्रश्न और इसमें जो हमारा सही है वो है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए। लिखा हुआ है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। जैसे जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, जिसे हम पीते हैं, जो शुद्ध जल बिल्कुल शुद्ध होता है उसका आप ए नंबर ऑप्शन है 0, बी है 1, सी है 7 एंड डी है 14। तो आप लोग बताओ कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो जो हमारा शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, याद रखना, क्योंकि अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा। अम्लीय का मतलब वो थोड़ा खट्टा होगा, और अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होगा, वो थोड़ा कड़वा होगा। लेकिन पानी तो बिल्कुल पानी होता है, उसका कोई स्वाद नहीं होता, तो ये उदासीन होता है, अर्थात इसका जो पीएच मान होगा वो 7 होगा। याद रखना, कभी भी भूलना मत, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है कि जल के साथ सामान्य ताप पर भी अभिक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है। जैसे अगर इसमें आपका जो धातु है, ए नंबर है कॉपर, बी है आयरन या फिर लोहा, सी है मैग्नीशियम, फिर डैश आपका जस्ता, डी है हमारा सोडियम एवं कैल्शियम। तो यहां सबसे पहले आपको यह ध्यान से समझना है, पहले क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहां जो हमारा सही होगा वो है सोडियम एवं कैल्शियम, क्योंकि ये जो होता है ज्यादा अभिक्रियाशील होता है और ये तुरंत अभिक्रिया कर लेती हैं। तो ये हमारा है सोडियम एवं कैल्शियम, हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कोई भी दिक्कत नहीं, आप लोग सारे क्वेश्चंस याद करके जाना, जितना मैं बता रहा हूं उतना याद करके जाना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होता है। देखो IUPAC नेम आपको पता होगा क्योंकि आपको IUPAC नेम मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो यहां आपका एसिटिक अम्ल है, तो यहां आपका ए नंबर है एसिटिक अम्ल, बी है एथेनोइक अम्ल, सी है हमारा मेथेनोइक अम्ल, डी है प्रोपेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन होते हैं, ठीक है, और हमें लास्ट में ओइक जोड़ना है क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो ये हमारा 2 है, तो मेथ 1 को कहा जाता है और एथ 2 कार्बन को कहा जाता है। तो यहां जो हमारा 2 अगर कार्बन है तो ये होगा एथेनोइक अम्ल। तो जो एसिटिक अम्ल है उसका IUPAC नेम होता है एथेनोइक अम्ल, ठीक है, याद रहेगा ना। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये बायोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो वृक्क होता है, वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ठीक है। यहां ऑप्शन नंबर ए है पोषण, जिसे मैंने पढ़ाया है, श्वसन भी पढ़ाया है और उत्सर्जन भी पढ़ाया है और परिवहन भी पढ़ाया है। तो अब आप लोगों को यह बताना है जो मनुष्य में वृक्क होता है एक तंत्र का भाग होता है। मैंने आपको यह भी बताया है कि वृक्क जो होता है एक बहुत मुख्य उत्सर्जी अंग होता है जो उत्सर्जन से संबंधित होता है, ठीक है, होता है। तो वृक्क जो होता है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है, याद रखना ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको बोर्ड परीक्षा में
देखने को मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि पराग कोश, नाम सुना होगा मैंने जब आपको पढ़ाया था, जो पुष्प का भाग है, तो पराग कोश में होते हैं। पराग कोश का नाम सुना होगा, और पराग कोश में क्या होता है? आपके पास ऑप्शन ए है बाह्यदल, बी है अंडाशय, सी है अंडक एंड डी है परागकण। तो आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहां आप लोग ध्यान से समझो, जो परागकोश होता है उसके अंदर क्या होता है? परागकण, और यही परागकण जो आपका होता है ना, यही आपका वर्तिकाग्र तक जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चा पार्टी की परागकण होता है किसके अंदर? परागकोश के अंदर। अब ऑप्शन के हिसाब से आप ये दिमाग लगाना कि जिसमें पराग है ना वही हमारा सही है, पराग है इसमें भी पराग है, तो इसमें है परागकोश और में है परागकण, तो परागकोश में परागकण पाया जाता है। ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चंस को याद रखना, क्योंकि आप लोगों को 90% लाना है तो थोड़ा मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दिन रात पढ़ाई करना पड़ेगा। तो यहां आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि F2 पीढ़ी, जो हमारा F2 पीढ़ी में जो 3:1 अनुपात प्राप्त होता है, देखो 3:1 यानी कि 3:1, ठीक है, 3:1। ठीक है, यहां हमारा ए नंबर ऑप्शन है एक संकर संकरण, वी है द्विसंकर संकरण, सी है हमारा एक संकरण यानी कि ए तथा वी दोनों में, एंड डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। देखो मैंने आपको वन संकरण यानी कि एक संकर संकरण भी पढ़ाया है, द्विसंकर संकरण भी पढ़ाया है, लेकिन यहां जो आपका 3:1 है वो हमें प्राप्त होता है एक संकर संकरण में। ठीक है, ये याद रखना। ओके, याद भी रहेगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस याद करके जाना बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा VIMP क्वेश्चन है। ठीक है, यहां क्वेश्चन नंबर 8 है, ये फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैं आपको टॉप क्वेश्चन बता रहा हूं कि आप लोग इसे याद करके जाना, तो आपको 100% बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। लिखा हुआ है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रकाश की चाल होगा, यहां हमारा ए नंबर ऑप्शन है 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, वी है 3.0 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, एंड सी ऑप्शन है 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, एंड डी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे यहाँ हमारा 3 × 10⁸ है ना, ये वाला, ठीक है, जो प्रकाश की चाल है, और हमें अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5, तो यहाँ 1.5 से आप भाग दे देना, तो यहाँ से आपका 2 बार जाएगा, 1.5 2 = 3, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वैसे यही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ आपको ये पता चला कि इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग नोट बना लेना, याद करके जाना बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे। मैंने टॉप क्वेश्चन लिया है। ठीक है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, जो स्वस्थ आंख होता है उसके लिए दूर बिंदु क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर, सी है 100 सेंटीमीटर, एंड डी है अनंत। अगर किसी भी मनुष्य का आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो वो बहुत दूर तक देख सकता है, जहां तक उसकी नजर जाती है। तो ना तो वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा देख सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा देख सकता है, वो अनंत तक देख सकता है। अगर उसकी आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो वो जहां तक देख सकता है, जहां तक उसकी नजर जाती है, तो वो इनफाइनाइट तक देख सकता है। ओके, समझ में आया ना? तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पर आप लोग फोकस करो कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण, जो गतिमान है आवेशित कण है, वो क्या उत्पन्न करता है? ए ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी है केवल विद्युत क्षेत्र, सी है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, एक आवेशित कण को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अगर आप विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो ये चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। याद रखना, एक गतिमान आवेशित कण। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि 10 इंपॉर्टेंट जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये याद करके जाना। आप लोगों को जो मैंने बताया उतना याद करके जाना, बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा और सारे क्वेश्चंस हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 समझना, पहले चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए। लिखा हुआ है ऊष्मा छेपी, जिसे हम लोग दहन भी कह सकते हैं, एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो कि ऊष्मा छेपी क्या होता है। देखो, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो वही आपका ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाता है। देखो, ऐसी जो आपका, जैसे आपका कोई भी अभिक्रिया हो रही है और प्रोडक्ट बनना है, लाइक एक उत्पाद बन रहा है, तो उसके साथ साथ अगर ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है तो वही हमारा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होता है। देखो, छेपी का मतलब होता है कि ऊष्मा निकलना, और यहां ऊष्मा शोषी का मतलब होता है कि ऊष्मा को अवशोषण करना, ठीक है। कोई चीज बनता है तो उसमें अवशोषण करना, और यहां क्या होता है, छेपी का मतलब होता है कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पन्न होना। तो यहां मैंने सीधा बता दिया कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो उन्हें ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। जैसे हमारा है CH4। CH4 क्या है आपको पता है? नहीं पता है तो जान जाओ, ये हमारा है मेथेन, ठीक है, एल्केन समूह का है। तो ये हमारा कैसी अवस्था में है? ये हमारा है गैस की अवस्था में, ठीक है। अब देखो, इसमें अगर ऑक्सीजन यानी कि आप 2O2 यानी कि ऑक्सीजन भी गैस की अवस्था में है, ठीक है, 2O2 यानी कि गैस की अवस्था में। अब यहां हमें मिलेगा जो वो मिलेगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां मिलेगा CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो यहां में कार्बन डाइऑक्साइड मिला गैस की अवस्था में, प्लस वाटर 2H2O प्लस ये भी गैस की अवस्था में मिलेगा, ठीक है, भाप जो निकलता है। तो इसमें प्लस ऊष्मा, यानी कि प्लस ऊष्मा का मतलब होता है कि ऊष्मा का साथ में उत्पन्न होना। ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि आपका उत्पाद है, उत्पाद के साथ साथ देखो प्लस ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, लाइक यहाँ ऊष्मा भी निकल रहा है। तो यही तो मैंने कहा है कि उत्पाद ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है जो CO2 एंड 2H2O है। तो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो प्लस ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अगर यहाँ माइनस ऊष्मा होता तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अवशोषण हो रहा है, ठीक है, अवशोषित हो रहा है। तो यहां मैंने प्लस ऊष्मा लगा दिया। तो ये काफी आसान है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होता है तो यही 2 लाइन बता देना कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाता है। ये उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो होता है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, या फिर ऊर्जा या फिर ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है। अवशोषित होने का मतलब कि अपनी तरफ खींचती है, निकलता नहीं है बल्कि अपनी तरफ खींचता है, उन्हें हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर बताया जाए तो मैं बहुत इजी एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे आप N2 में अगर आप O2 मिलाओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? 2NO बनेगा, ठीक है। और इसमें माइनस ऊष्मा कर लो क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो भैया ये हो गया माइनस ऊष्मा, ये हो गया प्लस ऊष्मा। अब ये भी याद रखना, जिसमें माइनस ऊष्मा लगा रहता है वो हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो ये हमने काफी आसान तरीके से समझा दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा दोनों जो है ना, ये इसका उदाहरण है ऊष्मा शोषी का, ये ऊष्मा छेपी का। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ऊष्मा छेपी एंड ऊष्मा शोषी अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोग लिख लेना कि बोर्ड परीक्षा में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखा हुआ है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समजातीय श्रेणी के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसका नाम देखो, लिखा हुआ है समजातीय। समजातीय का मतलब होता है सामान्य जाति, ठीक है। वैसे तो आपको नाम से कुछ ना कुछ स्पष्ट हो रहा होगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि आखिर समजातीय श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। देखो, कार्बनिक यौगिक, आपका ये कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, यानी कि समान हो, जिनकी
आपका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह समान हो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो या फिर एक जैसा होता है उन्हें हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, समजातीय श्रेणी और उनके सदस्यों को समजात गण कहा जाता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे आपका है मेथेनॉल। ठीक है, देखो आपका क्रियात्मक समूह या फिर आपका सामान्य सूत्र, तो यहां क्रियात्मक समूह की भी बात की गई है। तो जैसे मैं एक ही क्रियात्मक समूह के कई सारी चीजों को लिखता हूं। जैसे आपका मेथेनॉल, इसका जो सूत्र होगा मेथ है यानी कि एक कार्बन की संख्या है, तो यहां होगा CH3OH। तो इसमें कौन सा समूह है? OH है ना, यानी कि एल्कोहल समूह। कौन सा है? एल्कोहल समूह। चलो इतना तो आपको समझ में आया। अब हम एल्कोहल समूह से रिलेटेड लिखेंगे। जैसे एथेनॉल है, एथेनॉल में 2 कार्बन की संख्या रहेगी, यानी कि यहां हो जाएगा CH3CH2OH। देखो इनके क्रियात्मक समूह समान है। जो आपके क्रियात्मक समूह है, देखो OH ये भी है, OH ये भी है। अगर हम इसी में एक और बढ़ा दें, लाइक एज हमारा प्रोपेनॉल कर दें, ये इसका एग्जाम्पल है, याद रखना। एग्जाम्पल भी बोर्ड परीक्षा में लिख कर आना। ठीक है, प्रोपेनॉल कर दें तो इसका सूत्र आप एक और कार्बन की संख्या बढ़ा लो। जैसे CH3 है, यहाँ CH2 कर लो और यहाँ फिर से CH2 कर लो और OH। कुल मिला के जो कार्बन है इनकी 4 संयोजकता होती है, चारों भरा रहे बस। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये। तो ये सारे आपके हैं एक ही क्रियात्मक समूह के, सारे एल्कोहल समूह के। तो ये हमारा हो जाएगा समजातीय श्रेणी का उदाहरण। ठीक है, अभी हमारा जो समजातीय श्रेणी के निम्नलिखित लक्षण बाकी हैं जो हम लोग देखते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण हैं। लक्षण का मतलब कि ये सारी चीजें होना जरूरी है। जैसे पहला नंबर कि सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहां देख सकते हो, मैंने जो उदाहरण बताया इसमें जो सभी सदस्य हैं इनका एक समान सूत्र है, OH OH OH। ठीक है, तो यहां आपको यह पता होना चाहिए। दूसरा है सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होना चाहिए। सामान्य सूत्र का मतलब अगर एल्केन समूह के हैं तो सारे एल्केन समूह के रहें, अगर एल्कीन समूह के हैं तो सारे एल्कीन के रहें। ये सारी चीजें होती हैं आपका सामान्य सूत्र। ओके, अब दूसरा जो हमारा है वो है कि सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया है। तीसरा, प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्र में CH2 का अंतर होना चाहिए। CH2 का अंतर क्या होता है ये मैं आपको समझा दूं। जैसे आपका एल्केन समूह है, CH4 है पहला, फिर C2H6 हो जाएगा। ये आपका ये भी क्या है, एक समजातीय श्रेणी का उदाहरण है, क्योंकि इन दोनों के बीच CH2 का अंतर है। यहाँ एक C है, यहाँ 2 है, तो एक C हो गया। यहाँ 4 है तो यहाँ 6, यानी कि CH2। ये अंतर हो गया CH2 का, तो ये भी आपका सही है। अगला देखो कि किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक सदस्य का गुणधर्म पता चल जाए तो सभी सदस्यों का हम लोग सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा है आपका जो इनका सामान्य लक्षण है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत आसान है। जैसे ये कहने का मतलब है अगर एक का पता चल जाएगा कि एल्कोहल समूह का है तो सभी एल्कोहल समूह के होंगे, तो जो एल्कोहल के लक्षण होंगे, गुण होंगे, वो सभी के होंगे। तो ये हमारा है डी। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया आखिर सामान्य सूत्र क्या है, सॉरी आपका समजातीय श्रेणी क्या है और उसके आपके एग्जाम्पल और सामान्य लक्षण। अब देखो आप लोग, ये बायोलॉजी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अगर हमारे अमाशय में अम्ल पाया जाता है तो अम्ल की भूमिका क्या है हमारे अमाशय में, ये आपको बताना है। तो यहां आप समझो कि हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि HCl होता है, एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। क्या तैयार करता है? एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। जैसे जो एक पेप्सिन एंजाइम होता है ना हमारे अंदर, उसकी क्रिया में सहायक होता है और यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। देखो अम्ल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, तो ये जो होता है ना, भोजन में जो कीटाणु उपस्थित होते हैं उन्हें नष्ट कर देता है।
तो अगर आपसे कोई पूछे हमारे अमाशय में क्या हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो ये आप लोग याद रखना 2-3 लाइन कि हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि जो आपका लक्षण प्रारूप है, लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में क्या अंतर है, या फिर इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है जीनोटाइप या फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट कीजिए। नाम सुना होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ओके, तो यहां सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जीनोटाइप और फिनोटाइप की परिभाषा। जीनोटाइप जो होता है जीन होता है, जीन चाहे यहां आप समझो आकारिक लक्षण में जीव चाहे जैसा हो उसमें पाई जाने वाली जीनी संरचना को जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। जैसे देखने में वो चाहे जैसा हो, ठीक है, और उसका जो आकारिक लक्षण है वो चाहे जैसा हो, लेकिन उसमें पाई जाने वाली जो जीनी संरचना को जीनोटाइप या फिर जीन प्रारूप कहते हैं। देखो नाम से भी स्पष्ट है जीनोटाइप, ठीक है, तो उसका जो आकारिक लक्षण है वो नहीं देखा जाता, इसमें आपका जीन की संरचना देखा जाएगी और जीन की संरचना को ही जीनोटाइप या फिर जीन प्रारूप कहते हैं। फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, लक्षण देखा जाएगा, जीन चाहे जैसा हो, जीन किसी भी प्रकार का हो यदि बाह्य रूप में सामान्य लक्षण या उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है तो उसे हम लोग फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप कहते हैं। इसमें जीन की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के उल्टा है, जैसा आप देख सकते हो। इसमें जीन से कोई मतलब नहीं है, इसमें आपका जीन से मतलब है, इसमें लक्षण से मतलब है। तो इसमें जीन का, इसमें लक्षण का, इसीलिए नाम आप लोग देख सकते हो, नाम से भी स्पष्ट है कि लक्षण प्रारूप और इसका नाम है जीन प्रारूप। ठीक है, समझ में आया। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाना, आपके पास समय है, याद कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं रिवीजन करो इन सारे क्वेश्चंस का बार बार। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप समझो, ये दिख रहा है बहुत छोटा क्वेश्चन, लेकिन ये छोटा केवल दिख रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये बोर्ड परीक्षा में 1 2 3 4 5 6 बार आ चुका है बोर्ड परीक्षा में। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है वायु के सापेक्ष, जो वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 डिग्री है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। उस द्रव का आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहां आप लिखो वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक हमें यही ज्ञात भी करना है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वायु के सापेक्ष हम लोग द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं, तो ये हमारा बराबर होता है, क्या होता है 1/sin c। ठीक है, यहाँ क्रांतिक कोण को यहाँ लिखा गया है, यहाँ जो sin c है ना क्रांतिक कोण है, तो यहाँ जहां c जो है ना वायु के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण है, ये आपका वायु के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण हमारा sin c है। ठीक है, अब आप करो क्या, यही हमें ज्ञात करना है ना। ये देखो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ये द्रव का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है, तो यही आपका द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यहां आपको क्या करना है, यहां आपका क्रांतिक कोण का वैल्यू दिया हुआ है, ये 1 हमारा क्रांतिक कोण की वैल्यू कितनी दी हुई है sin 45, यानी कि sin है और यहाँ 45 डिग्री, और sin यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आई होप पता होगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, 1/√2 होता है। अब आप लोग याद कर लेना ये 1/√2। ठीक है, √2 और इसका वैल्यू हो जाएगा √2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो √2 है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, लेकिन याद रखना ये क्रांतिक कोण का है, तो ये हमारा हो जाएगा ना वायु जो आपका द्रव का अपवर्तनांक है, यही √2। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद करके जाना। ये हमारा देखो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें लिखा क्या है ये समझो। आपको बताना है जो विद्युत मोटर है वह विद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है।
आपको डिफरेंस बताना है। तो मैं सबसे पहले आपको विद्युत मोटर के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको विद्युत जनित्र के बारे में बताऊंगा। ठीक है, दोनों चीज आप समझ जाओगे। सबसे पहले विद्युत मोटर के बारे में समझो। एक मेन पॉइंट समझना जो कि अभी आपको यहां पता चल जाएगा कि विद्युत मोटर जो होता है इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। देखो, ध्यान से समझना है कि विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में अगर आपका एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया जाए तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष के परिता घुमाने का प्रयास करता है। मतलब घूमता रहता है, घुमाने का प्रयास करता है, वो जो बल युग्म, वही बल युग्म। और मोटर जो होता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर कार्य करता है। वाम हस्त नियम, जैसा कि फ्लेमिंग के दो हाथ के नियम थे, एक दाएं हाथ का नियम, एक बाएं हाथ का नियम, लेकिन जो मोटर होता है वो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर कार्य करता है। और ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है कि यह जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मेन पॉइंट है, याद रखना कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और यही आपका उल्टा हो जाएगा विद्युत जनित्र में। विद्युत जनित्र में आपका क्या रहेगा अभी आपको पता चल जाएगा। वैसे आप इसी का उल्टा कर लो कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और ये जो हमारा मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब यहां जनित्र के बारे में समझो ध्यान से, विद्युत जनित्र के बारे में। विद्युत जनित्र या फिर इसे आप डायनमो कह सकते हो का सिद्धांत यह है कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कोई भी आपका क्या करना है कि जो आपका विद्युत जनित्र है वो इस सिद्धांत पर कार्य करता है, जब किसी बंद कुंडली को, अगर हमारा बंद कुंडली है और उसे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाओगे, लगातार घुमाओगे, तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स या फिर फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और बाह्य परिपथ व कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहती है। ठीक है, तो ये आपका धारा बहता है। अब हम लोग थोड़ा सा अगले पेज में देखते हैं। और ये जो होता है जनित्र जो होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है और यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो जनित्र होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और हमारा मोटर क्या करता है, मोटर जो करता है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर दोनों समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग सबसे पहले विद्युत मोटर के बारे में समझे, फिर विद्युत जनित्र के बारे में। ये था आज का हमारा साइंस का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल पर यहाँ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इससे पहले लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है, जो साइंस का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर के साथ नहीं देखा है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लेना और ये जितने बताए गए हैं इतने समझ कर जाना। ठीक है, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द 4 लाख फैमिली होने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।